हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके आपको 2 वीडियो मिलेंगे और ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी के जो आपके फॉर्म निकले हुए थे उनसे रिलेटेड। बेसिकली कोई भी कर सकता है, जिनकी भी एग्ज़ाम में साइंस आएगी वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकता है। एंड ये एनसीईआरटी हैं जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी हैं, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन हैं और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल पूरे अगर आप चैप्टर को एनालिसिस करना चाहते हो तो दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मे बी कंपाउंड हो सकते हैं। कंपाउंड मतलब मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर मतलब दो मिश्रित भी हो सकते हैं, या हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, या फिर प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर दैन निकल। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आपका फर्स्ट और थर्ड। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जो हमारा मिक्सचर होता है, मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। इसीलिए ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपका पहला और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसमें और जो सेम कॉम्पोजिशन होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सेम कॉम्पोजिशन, जैसे आपको पता है आयरन और निकल की सेम कॉम्पोजिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। तो यहाँ पर जो हमारा पहला और थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम कॉम्पोजिशन हो और मतलब पार्टिकल्स जो हो ओनली वन काइंड ऑफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर बार घूम फिर के वही बात पूछी जाती है कि लोहे पर जो जंग लगता है, रस्ट हो जाता है, वो किसके कारण हो जाता है? तो वो होता है, ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। अगर लोहे पर जंग लग गया है या लोहा टूटना स्टार्ट हो गया है तो क्या वो अपनी इनिशियल फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिजिकल चेंज में आप इनिशियल फॉर्म में लेके आ सकते हो सब्सटेंस को, लेकिन अगर केमिकल चेंज हो गया, एक बार अगर मोमबत्ती का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मोमबत्ती फिजिकल रिएक्शन में भी आती है और केमिकल में भी आती है। मतलब पूरी जल गई है मोमबत्ती, लेकिन उसका जो मोम होता है ना, हम फिर से उसमें धागा डाल के जला सकते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस मतलब एक सॉल्यूशन बन गया तो उसको अगेन आप इनिशियल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो कोरेशन एंड इट्स ए केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है और इट्स लीड्स टू कोरेशन। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डीसल्फाइड इज, एक मिक्सचर है सल्फर का और कार्बन का। ये क्या है? ये एक होमोजीनियस है और ये कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समजातीय और हेट्रोजीनियस को कहते हैं विषम जातीय। और डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइड एंड सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस। जो कोलाइड होते हैं और सस्पेंशन होते हैं वो विषम जातीय होते हैं, सेम प्रॉपर्टी के नहीं होते। मिक्सचर एंड सो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डिसल्फाइड इज ए सॉल्यूशन। तो जो मिक्सचर है सल्फर का और कार्बन का, ये एक तरह का सॉल्यूशन है और ये एक क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। अगर आपको आयोडीन का टिंक्चर एक एंटीसेप्टिक तरीके से आप यूज़ कर रहे हो और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि आयोडीन को आप अल्कोहल में डाल देंगे तो ये एक तरह का टिंक्चर का काम करेगा जो कि हमारी एंटीसेप्टिक तरीके से प्रॉपर्टीज़ लेके काम करेगा। तो द सॉल्यूशन आयोडीन इन अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। वाटर में नहीं, वैसलीन में नहीं, पोटेशियम आयोडाइड में नहीं, तो ये आपको अल्कोहल में डालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस वही बात की भाई समझ आती है, जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है आइस, वुड, सोयल और एयर। तो यहाँ पे देखो आइस और सोयल, ये क्या है, ये एक होमोजीनियस है। सोयल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि सोयल में फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है। एंड वुड टू हैज़ हेट्रोजीनियस, वुड के अंदर तो अलग अलग तरह की लकड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइस और एयर जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज वही बात है, फिजिकल चेंज में आप दोबारा से इनिशियल फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में आप इनिशियली फॉर्म में नहीं आ सकते। इनिशियल मतलब शुरुआत की फॉर्म में। मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बैंडिंग ऑन एन आयरन रॉड या ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, 3rd और 4th। देखो यही तो हम पढ़ के आए हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज और ड्यू टू द कोरेजन, तो ये एक केमिकल चेंज है, बाकी सारे आपके फिजिकल चेंज है। अगर आपने मेल्ट कर दिया आयरन को तो आप कोई भी आयरन का मटेरियल बना सकते हैं उससे। बैंड कर दिया है, मेल्ट की अलग चीज़ है, बैंड अगर मोड़ दिया है आयरन रोड को तो उसको सीधा भी किया जा सकता है, या फिर ड्राइंग कर दी है आयरन मेटल की, तो ये सब हो सकता है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओनली इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, इन ऑल अदर केसेज नो न्यू सब्सटेंस। सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनेगा जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, बाकी all other are examples are related to the physical changes. Which of the following are chemical change? chemical change कौन सा है? Again the same thing कि डिकेइंग ऑफ वुड, लकड़ी ख़राब हो गई है, बर्निंग ऑफ वुड, जल गई है लकड़ी, राख बन गई है, तो उससे लकड़ी थोड़ा बनेगी दोबारा, या फिर सॉइंग ऑफ वुड, या फिर हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है और 2 है वो केमिकल चेंज है। अगर लकड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई, दीमक लग गया है, लकड़ी से बुरादा निकलने लगा है, तो हम इनिशियली फॉर्म में नहीं जा सकते। जल गई है तो भी हम इनिशियली फॉर्म में नहीं जा सकते। सो दीज 2 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द केमिकल चेंज अदर देन आर द फिजिकल चेंज। सो गाइज जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि केमिकल चेंज में हम इनिशियली फॉर्म में नहीं जा सकते। 2 substance A and B were made to react to form a third substance A to B according to the following reaction। कि 2 सब्सटेंस हैं वो मिलकर एक थर्ड सब्सटेंस बना रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी? द प्रोडक्ट A to B शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस A एंड B, दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, या द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा इसमें, या फिर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड, या फिर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज एन एलिमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा C, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों की ही प्रॉपर्टी दिखाएगा, A और B की, और ये जो प्रोडक्ट इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते आप एज ए कंपाउंड, और ये जो प्रोडक्ट है ये एक एलिमेंट बनाएगा। फिक्स्ड कंपोजिशन हम नहीं कह सकते प्रोडक्ट की कि फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 3rd एंड 4th विल बी करेक्ट। 2 केमिकल स्पीशीज हैं X एंड Y, कंबाइन है टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट बना रही हैं P विच कंटेन बोथ X एंड Y। तो X एंड Y मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? X and Y cannot be broken down into simpler substance by simple chemical reaction. Which of the following concerning the species X, Y, P are correct? P एक कंपाउंड है, X, Y, R कंपाउंड है, X, Y एलिमेंट्स हैं, या P एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा 1, 3rd और 4th रहेगा। मतलब P एक कंपाउंड है, ये तो हमें पहले ही बता दिया गया है। X और Y 2 एलिमेंट हैं, कंपाउंड वही कि जो इन दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना है, और P का अपना एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 3rd और 4th सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि X, Y कोई कंपाउंड नहीं है, X, Y तो अलग अलग सब्सटेंस है, इनसे मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, कंपाउंड बनाया जो है P, और P एक फिक्स कॉम्पोजिशन में रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू एम्प्लॉय द सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर। कौन सी टेक्निक होगी? मरकरी एंड वाटर। मरकरी एंड वाटर से क्या होगा? सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल के लिए। पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है। सब्लिमेशन आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि सीधा सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चले जाना विदाउट लिक्विड फॉर्म को क्रॉस किए बिना, सो दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। एंड कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड सैंड, तो ये होता है हमारा फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय द इवेपोरेशन से भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपको नमक चाहिए होता है तो हम पानी को गड्ढे में कर लेते हैं और जो पानी वाष्प बनकर उठ जाता है और हमें नमक मिल जाता है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन है या फिर इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन से कर सकते हो। और जो कैरोसिन ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट है, तो ये सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फॉलोड बाय द इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन फॉर्म से। सो ये सारे हैं सेपरेशन टेक्निक जो हमें अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्यूब विल बी मोर इफेक्टिव एज ए कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस। क्या बोला है इसमें कि कौन सा मोर इफेक्टिव है एक कंडेंसर की फॉर्म में इन द डिस्टिलेशन एपरेटस। ये जो ट्यूब है विल बी मोर इफेक्टिव, ए ट्यूब जो है वो मोर इफेक्टिव है एज ए कंडेंसर। प्रेजेंस ऑफ मार्बल्स इंक्रीज सरफेस एरिया। जो मार्बल है, ये जो कंकड़ है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे और दिस अलो मोर टाइम फॉर कंडेंसेशन में, तो थोड़ा टाइम लगेगा कंडेंसेशन में
एंड हैंस इट वुड बी मोर इफेक्टिव देन द कॉलम विदाउट मार्बल। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ये जल्दी कंडेंस हो जाएगा, ये थोड़ा लेट होगा तो ये मोर इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इतना तो डीप में नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। सोल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन, सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। सोल्ट को आपको रिकवर करना है, सॉल्यूशन है इवेपोरेशन का, इसके अलावा और भी ये है एक क्रिस्टलाइजेशन, और ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। तो इजीली आप यहाँ पे जो सोल्ट है इसको रिकवर कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को, एक तो इवेपोरेशन से और दूसरी टेक्निक होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो नमक जो है वो एक क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी है। कैसे? होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें सोल्ट एंड वाटर होता है, और हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें सोल्ट भी होता है, वाटर भी, मड भी, डिकेड प्लांट भी। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो एक तो होमोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म में होता है, और अगर हम ज़्यादा ही डीप से करते हैं तो इसमें हमारे साथ मड भी आ जाता है, और जो प्लांट डिके हो गए, खराब हो गए, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। While diluting a solution of salt in water, a student by mistake added acetone. Boiling point है 56 डिग्री सेल्सियस. What technique can be employed to get back the acetone? एक स्टूडेंट से गलती हो गई है, बॉइलिंग पॉइंट इतना कर दिया है, तो उसको दोबारा से एसीटोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं हम मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन के द्वारा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज मच लोअर देन द ऑफ द वाटर। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है? लोअर होता है। आपको इतना याद रखना है, और ये जो विधि होगी ये डिस्टिलेशन होगी, सो इट विल इवेपोरेट, ये उड़ जाएगा अगर हमने वाटर को ज़्यादा हीट दे दी तो, और कैन बी कलेक्टेड आफ्टर कंडेंसेशन के बाद आप को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू वाटर वो लोअर होता है, ये याद रखिएगा, और इस विधि को कहते हैं डिस्टिलेशन। What would you observe when a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degree Celsius is allowed to cool to room temperature? पहले में कहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। मान लो ये आपका कंटेनर है, ये वाटर है, ठीक है, इसमें आपने चीनी डाली, वो डिज़ोल्व हो गई, फिर से चीनी डाली, फिर डिज़ोल्व हो गई, फिर डाली, फिर डिज़ोल्व। एक टाइम आएगा जब जो है वो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और आप चीनी डालते जा रहे हो, तो ये घुलेगी नहीं, ये ऊपर ही रहेगी, तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड होती है जो विलय होता है, मतलब पूरी तरह से घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रिपेयर किया गया है, तो इसको अलाउड किया गया है कूल करने के लिए, कि रूम टेम्परेचर पर रख दिया है 24-25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे क्या होगा? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आउट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इस सॉल्यूशन से। An aqueous sugar solution is heated to dryness, तो initially the water will evaporate and sugar will be charred. शुगर रह जाएगी, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली। आयरन फिलिंग कर रहे हो, सल्फर का पाउडर उस पर हीट कर रहे हो स्ट्रांगली, तो आयरन सल्फाइड बन जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब वाइल इन द केस ऑफ द सस्पेंशन दे डू। क्या बोला है इसने कि जो हमारा पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का वो लार्जर देन होता है एक कोलाइड सॉल्यूशन में, लार्जर देन दोज इन ए कोलाइड सॉल्यूशन। ऑल्सो मोलिक्यूलर जो इंट्रैक्शन होगा इन ए सस्पेंशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, उसमें मोलिक्यूल इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, मतलब वो नहीं कैप्ट कर पाएगा क्या? पार्टिकल के सस्पेंशन को, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएंगे उस कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब आपको पता भी होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है कि अगर आपने वाटर में रेत का जो मिक्सचर होता है वो एज ए एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन देखो, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो जो आपका कोलाइडल का जो घोल होता है, कोलाइडल के अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मिल्क है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है ये एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें आपका क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गई, ये सारे क्या हैं? ये कोलाइडली होते हैं, कोलाइड फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज होगा वो लार्जर देन होगा कोलाइड सॉल्यूशन से, और मॉलिक्यूल का जो इंट्रैक्शन है वो
इनफ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएंगे कोलाइड सॉल्यूशन में। तो पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल इन केस ऑफ द सस्पेंशन दे डू। ये इसका आंसर रहेगा। स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसेल, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। एक होता है फोग, एक होता है स्मोक, ठीक है। हैव गैस एज द डिस्पर्जन मीडियम, दोनों में ही गैसेस होती हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्स फेज इन फोग इज लिक्विड एंड स्मोक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो पोल्यूशन होता है स्मोक से, जो पोल्यूशन होगा वो सॉलिड पोल्यूशन होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा मतलब, और जो फोग से होगा वो लिक्विड में होगा। बाकी इनका जो यहाँ पर जो गैस है इन दोनों के बीच में होगी, डिस्पर्जन मीडियम होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ए सैम्पल ऑफ स्टील इज़ 98% आयरन। अगर आपने स्टील की कोई भी चीज़ बनाई तो उसमें 98% आयरन, 1.5% कार्बन है और 0.5% अदर एलिमेंट्स हैं। या फिर जिंक डिजोल्व होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड में, कैसे? विद द इवेल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटेलिक सोडियम इज़ सॉफ्ट एनफ टू बी कट विद ए नाइफ। मेटेलिक सोडियम को क्या हम नाइफ से काट सकते हैं? या मोस्ट मेटल ऑक्साइड फ्रॉम एल्कलाई ऑन द इंटरेक्टिंग विद वाटर। तो इनको क्लासिफाई करना है। ए और सी जो होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे और बी और डी जो होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे। और हम पढ़ के आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनिशियली फॉर्म में जा सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं जा सकती। तो यहाँ पर ए और सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं कि अगर आपको सैंपल लेना है स्टील का तो ये कॉम्पोजिशन बनेंगे, और जो मेटेलिक सोडियम होता है इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बट अगर जिंक डिजोल्व हो गया है हाइड्रोक्लोराइड एसिड में और हाइड्रोजन गैस का इवेल्यूएशन के साथ, तो ये दोबारा से इनिशियल फॉर्म में नहीं आएगा। और मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं आएगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट ABC, कोई स्टूडेंट है, रिस्पेक्टिवली टू प्रिपेयर ए 50% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में आपने 50 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो अब क्या होगा, B डिजोल्व 50 ग्राम, B ने 50 ग्राम डाला और A ने भी 50 ग्राम डाला वाटर, वाइल C डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द हैज़ मेड द डिज़ायर सॉल्यूशन एंड वाई। किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सी हैज़ मेड द डिज़ायर सॉल्यूशन। आपको अगर वॉल्यूम निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, मास बाय वॉल्यूम, तो आपको मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसने 50 ग्राम डाला और 100 ml यहाँ पे इनटू 100 के साथ अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो 50% मास जो है वो हमें मिल जाएगा, डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यही तो बोला है इसने। तो जो हमारा सी होगा, सी ने क्या किया है, 50 ग्राम ऑफ NaOH डाला है और वाटर को 100 ml सॉल्यूशन में चेंज करने के लिए। इन्होंने जबकि 50 ग्राम NaOH लिया था और 100 ग्राम आपका वाटर भी लिया था। नेम द प्रोसेस एसोसिएट विद द फॉलोइंग। ड्राई आइस को रखा जाता है रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ड्राई आइस आप सभी को पता है सब्लिमेशन का एग्जांपल है। अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन ग्लास स्प्रेड आउट थ्रू द वाटर। अगर आपने किसी बॉटल में पानी डाला, ठंडा पानी डाला, और वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ, बॉटल ऑब्वियसली प्लास्टिक है तो वो करेगी बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन और पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं ऊपर, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता है प्रसारण या आपका विस्तार भी बोल सकते हैं। जैसे खाने की खुशबू जो आती है, महक जो आती है, वो हमें एयर के थ्रू ही तो आती है। तो हम देख लेते हैं कि किचन में क्या बन रहा है, थोड़ी सी दूर से आने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूज़न। अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज इन ए बीकर एंड वाटर इज प्योर्ड इनटू द बीकर विद स्टीयरिंग। तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन या डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है ए एसीटोन बॉटल इज़ लेफ्ट ओपन एंड बॉटल बिकम्स एम्प्टी। अगर एक एसीटोन की बोतल है तो वो एम्प्टी कैसे हो जाएगी अगर आपने उसको खुले छोड़ दिया तो? क्योंकि जो एसीटोन का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर की कंपैरिजन में लोअर होता है, इसीलिए इवेपोरेशन या डिफ्यूज़न से एम्प्टी हो जाएगी।